उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो गया है और विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर यह सत्र बुलाया गया था, जो कि पहले 2 दिन का था और बाद में सत्र की अवधि को 1 दिन बढ़ाया गया। आज भी सदन चलाया गया है और साथ ही तीनों दिन में सदन में विधायकों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। उत्तराखंड के 25 सालों के विकास और इतिहास पर चर्चा हुई है। जो काम नहीं हो पाए उसे लेकर विपक्ष और विपक्ष के बीच में तकरार भी देखने को मिली है। सदन में करीब करीब सभी विधायकों ने अपनी बातें रखी। उत्तराखंड विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र राज्य की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर चर्चा के साथ खत्म हो गया। लेकिन सेशन की शुरुआत से लेकर अंत तक जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा रही वो था मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफी चेंज का मुद्दा। देखिए रिपोर्ट। अवैध रूप से अतिक्रमण, अवैध रूप से कब्जे, अवैध रूप से नीली चादर, हरी चादर, पीली चादर डालकर सरकारी जमीनों को कब्जाना, मैं समझता हूँ पक्ष वाले भी कहेंगे खराब है तो विपक्ष वाले भी उसको हाँ नहीं कहेंगे। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड विधानसभा के आखिरी दिन की, जहां डेमोग्राफी चेंज पर सियासी पारा चढ़ गया। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान और कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रीतम सिंह का आरोप था सरकार डेमोग्राफी चेंज के नाम पर एक वर्ग विशेष को निशाना बना रही है। संविधान हर नागरिक को देश में कहीं भी बसने रहने की आज़ादी देता है। प्रीतम सिंह ने कहा कि भू कानून को लचीला बनाकर बीजेपी सरकार ने खुद बाहरी लोगों को बसने का रास्ता खोला है। समाप्त करिए अब। वहीं बीएसपी विधायक ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा 500 से ज्यादा मजारे तोड़कर 9000 एकड़ जमीन मुक्त कराने का दावा महज दिखावा है। अब तक इन्होंने 557 मजार तोड़े हैं। कह रहे हैं कि हमने 9000 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई है। मेरी आपके माध्यम से भी मांग है कि जो भूमिहीन लोग हैं उत्तराखंड के, क्या सरकार उनके पट्टे काटेगी, पट्टे आवंटन करेगी उस 9000 एकड़ में? और वो 9000 एकड़ की लिस्ट भी देनी चाहिए कहाँ कहाँ कब्जा मुक्त कराई है। ये सरकार सगुफों की सरकार है, सगुफों के सिवाय इसके पास कुछ नहीं है। कहा अगर कोई अवैध रूप से रह रहा है निकालो ना, आप किसने मना करा? सरकार में आप हो और वहाँ सदन के अंदर जो है क्या नाम अनर्गल बातें कर रहे। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को राज्य की जनसांख्यिकी का ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कहीं भी जाकर बसने की आज़ादी का ये मतलब नहीं कि उत्तराखंड के दरवाजे बाहरी घुसपैठ के लिए खोल दिए जाएं। ये जो सब बातें कर रहे हैं हम, ये उत्तराखंडियों के लिए कर रहे हैं ना। तो उत्तराखंडी मतलब मैदान पहाड़ के सब उत्तराखंडी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम उस नाम पर पूरे बिजनौर का ठेका ले लें, उस नाम पर हम पूरे सहारनपुर का ठेका ले लें, पूरा मुरादाबाद का हम ठेका ले लें, पूरा मेरठ मुजफ्फरनगर का ठेका ले लें। धर्मशाला थोड़ा ना चला रहे। तो फिर हम जोर दे करके कह रहे हैं इसको, इसमें दब करके या जवान दबा करके करने की बात करने की जरूरत है। कोई ऐसा नहीं किसी का क्या? ये स्पष्ट है हमारे सोच में कि हम यहां के मौलिक कैरेक्टर को नहीं बदलने देंगे। 3 दिन के सेशन में पक्ष और विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं पर बात रखी। लेकिन तीनों दिन जो मुद्दे चर्चा का केंद्र बने रहे वो थे मूल निवास, स्थायी राजधानी और डेमोग्राफी चेंज। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने सदन में फिर से स्थायी राजधानी का मुद्दा उठाया और कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विकसित करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेता सभी पहाड़ से देहरादून पलायन कर रहे हैं, विधायक बनते ही देहरादून में घर बना लेते हैं। इसके साथ ही तिलकराज बेहड़ ने कहा कि मूल निवास और स्थायी निवास पर विवाद खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2000 को मूल निवास की कट ऑफ डेट माना जाए।
राज्य बनने के समय जो यहाँ था उसे मूल निवासी माना जाएगा। जो मुख्यमंत्री पद से हटता है वो अपने यहाँ पर पहले कोठी तैयार कर लेता है, जो मंत्री रहता है वो अपना एक मकान तैयार कर लेता है, जो विधायक रहता है वो एक अपना मकान तैयार कर लेता है हल्द्वानी देहरादून के अंदर। और हम राजधानी की बात करते हैं, गैरसैंण बने, कैसे बन जाएगी गैरसैंण राजधानी जब हम सब चाहते हैं। और ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा हो चुका है देहरादून के अंदर, अरबों खरबों रुपए लग चुके हैं, इतने कर्मचारी हैं, इतना बड़ा ढांचा है। ये गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी अच्छी है, उसको और डेवलप करना चाहिए। आज हम अगर कुमायूं से जाना चाहें रामनगर होते हुए तो सिंगल रोड है, राजधानी की बात तो हम कर रहे हैं, सिंगल रोड से हम लोग जाते हैं, जाना मुश्किल हो जाता है उस रोड पे, जगह जगह सड़क खराब है, जगह जगह जाम लग जाता है। तो उसको हम ग्रीष्मकालीन के रूप में पहले हम सड़कें अच्छी करें कम से कम, उसके बाद हम उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी जो घोषित की हम आपके आभारी हैं उसको और अच्छा करें। पर स्थायी राजधानी अब देहरादून ही होनी चाहिए, यहां से हटके अब राजधानी और कहीं जा नहीं सकती। उत्तराखंड में मूल निवास और स्थायी राजधानी को लेकर मचे बवाल के बीच बीजेपी के नेता बयानबाजी करते दिख रहे हैं। हल्द्वानी में बीजेपी नेता और दर्जा मंत्री बलराज पासी ने नेताओं और विधायक अधिकारियों को नसीहत दी कि वो अपने अपने गांवों में घर बनाएं। खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्रियों को सलाह दे डाली। बीजेपी सरकार में ही कैबिनेट के मंत्री गणेश जोशी ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि पहाड़ों से जीत कर आने वाले पहाड़ों में ही अपने घर बनाएं, और ये लोग हल्द्वानी या फिर देहरादून रहते हैं तो ये दिक्कत वाली बात है। जो भी नेता ऊपर विधायक चुनाव लड़ता है, लड़ने के बाद सबसे पहले गाड़ी खरीदना, चलो कोई बात नहीं, उसको जरूरी है, सबसे पहले वो घर तलाशना शुरू करेगा कि हल्द्वानी में तलाशेगा या कहीं जो है वो देहरादून में तलाशेगा या और अच्छी जनक सुविधाजनक से। उनसे मेरा निवेदन है कि घर जो है वो अपने जो उनके जो मूल गांव वहां पर घर बनाकर लोगों को आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को, सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, उसमें सभी शामिल हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी, सभी पूर्व को भी, वर्तमान को भी, सभी को ये उदाहरण प्रस्तुत करना ही पड़ेगा अगर इस राज्य को हमें सशक्त बनाना है। दूरस्थ क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, कुमाऊं के विधायक हल्द्वानी में बैठ जाते हैं, यहाँ जमीन खरीद लेते हैं। गढ़वाल के विधायक जो है वो देहरादून में आ जाते हैं। तो इसलिए इसको पलायन तो नहीं कहेंगे, इसको ये कहा जाएगा कि जो समय, देखिए जनता विधायक या मंत्री, विधायक को अगर चुनती है इसलिए सुनती है कि उससे उसे अपेक्षा होती है कि कोई बात होगी, कोई घटना होगी, कोई होगी तो हमारे विधायक हमारे साथ खड़े होंगे। और जब विधायक वहाँ पर मौजूद नहीं होगा, वो हल्द्वानी में होगा, वो देहरादून में होगा, तो कष्ट तो होगा ही। उत्तराखंड में काम करने के व्यवहारिक चुनौतियों को लेकर प्रवासी सम्मेलन में गहन मंथन हुआ। देश विदेश में बसे उत्तराखंडी जब अपनी जड़ों से जुड़ने लौटे तो सामने आई कई सच्चाइयां। गांवों को गोद लेने के बाद क्या बदला और आगे क्या करना है, इसी पर चर्चा हुई है। देखिए। पहाड़ का जीवन पहाड़ सा कठिन है, ये सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों से निकलकर कई लोग आज देश दुनिया में शिखर पर हैं। रजत जयंती समारोह के मौके पर सरकार ने उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़ने का मौका दिया। देहरादून में आयोजित हुआ दूसरा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन, जिसमें निवेश से लेकर स्थानीय स्तर पर काम के अवसरों पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ में खेती की चुनौतियों को उठाया। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माना कि चकबंदी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरकार इस दिशा में काम कर रही है ताकि पहाड़ में खेती को बढ़ावा मिल सके। दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि काम भले ही कहीं हो, लेकिन दिल में उत्तराखंड ही बसता है। इसमें से जो सुझाव आएंगे उन सुझावों को हम लोग अमल में लाएंगे, सरकार की नीतियों में भी उसको सम्मिलित करेंगे। पिछले वर्ष कुछ लोगों ने अपने पैतृक गाँव को गोद लेना प्रारंभ किया है, उस काम को और विस्तार देंगे, उसमें और सरलता लाकर सभी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। सरकार पहले से ही काम कर रही है और ये हमारे यहाँ की एक जटिल समस्या है, हमारे लिए एक चुनौती भी है। उस चुनौती को फेस करते हुए, उसका सामना करते हुए, स्वीकार करते हुए हमारा प्रयास होगा कि हम उस दिशा में काम करें। काम कर रही हैं
वास्तव में उसके लिए तो अभिनंदन ही है, लेकिन इसमें एकदम से तो कनेक्टिविटी हो ही नहीं सकती। धीरे धीरे इसमें कनेक्टिविटी, जैसे आज हमें रजत ऊपर हमें आमंत्रित किया, इस समारोह में हमें बहुत सी चीज़ें सुनने को मिला, देखने को मिला। अपनत्व की एक इस प्रकार की छाप रही कि अपने प्रदेश में आकर के ये बहुत सी चीज़ें हमने इससे सीखी। राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांशु पंत, जो मूलतः पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने भी सम्मेलन में हिस्सा लिया और एक गांव को गोद लेने की बात कही और हेल्थ और एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने की भी इच्छा जताई। निश्चित रूप से उसमें सहयोग मिलेगा और यहाँ के जो लोग बाहर रह रहे हैं, यदि वो विकास में रुचि लेंगे तो पूरे राज्य के हित में रहेगा। तो बहुत अच्छी पहल है निश्चित रूप से, क्योंकि अभी दूसरा संस्करण ही इसका है। धीरे धीरे करके मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और जुड़ पाएंगे, जो किन्हीं कारणों से पहले या दूसरे सम्मेलन में नहीं आ पाए। प्रदेश में संभावनाएं अपार हैं, लेकिन कभी अधिकारियों की तरफ से तो कभी लोगों की इच्छा शक्ति की कमी से विकास की राह में रोड़े अटकते हैं। सम्मेलन में इन मुद्दों पर खुलकर बात हुई। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तराखंड की रजत जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में देश भर के संतों और धर्माचार्यों का आध्यात्मिक संगम हुआ है। संत समाज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक धरोहरों के विकास और आध्यात्मिक दृष्टि की सराहना करते हुए उन्हें देवभूमि का धर्म संरक्षक बताया। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज, स्वामी अवधेशानंद गिरी, स्वामी चिदानंद सरस्वती, स्वामी रविंद्रपुरी, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आचार्य बालकृष्ण, जया किशोरी और डॉक्टर कुमार विश्वास सहित अनेक संत उपस्थित रहे। संत समाज ने कहा, मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने हरिद्वार कुंभ 2027 को भव्य, दिव्य और विश्व स्तरीय आयोजन को लेकर बनाने को लेकर सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का संकल्प भी लिया। भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री तो सदैव इस धरती से प्रेरणा लेते रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में उन्हीं के प्रिय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री एक जीवंत मुख्यमंत्री, एक जागृत मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में आज उत्तराखंड स्वच्छ है, स्वस्थ है, सुरक्षित है, शिक्षित है और समृद्ध है। और यहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बड़ी प्रिय बुंदेली भी बोलते हैं, अद्भुत हैं। मेल, खेल, रेल सब में प्रगति अद्भुतपूर्व तरीके से बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लैंड जिहाद को जो अच्छे तरीके से उन्होंने दूर किया, ये इसके लिए हम विशेषतया अपनी पीठ से बहुत बहुत शुभकामना दे रहे पूरे उत्तराखंड वासियों को। साधुवाद, प्रसन्न रहो। और जब संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है, बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है। यहाँ आज सभी संतों के दर्शन यहाँ पर हुए। यूं कहें कि धामी जी का यह निवास धाम बन गया। प्रकृति और संस्कृति आश्रित जो विकास है उसकी आवश्यकता है। उसी क्षेत्र में उन्हीं चीजों को आश्रय बना करके उनको सम्मान देते हुए माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी धामी जी प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप पूरे विश्व में जा सकते हैं, पर्यटन के लिए बड़े बड़े स्थानों पे घूम सकते हैं, परंतु किसी के मन में, पूरे विश्व के लोगों में तीर्थाटन की अवधारणा हो तो उत्तराखंड में, इस पूरे उत्तराखंड में तीर्थों को आश्रय बना करके, तीर्थों को आगे रख करके हम तीर्थाटन के माध्यम से पूरे प्रांत को भ्रमण कर सकते हैं। तो ऐसा प्रांत सिर्फ उत्तराखंड है। तो आप सबको जो नहीं आए हैं उत्तराखंड, उनको उत्तराखंड आना चाहिए, उत्तराखंड की भूमि से जोड़ना चाहिए। और आज उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे हुए हैं, तो जिसके लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व आहुत किया, उन मातृशक्ति को, उन लोगों को भी हम स्मरण करें, याद करें, नमन करें, वंदन करें और उनके सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने खरसाली पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। वहीं पर खरसाली पहुंचने पर बाबा बागेश्वर का लोगों ने भव्य स्वागत किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने सभी देशवासियों से सनातन एकता पदयात्रा में शामिल होने की अपील की। देख सकते हैं आप बाबा बागेश्वर का कैसे लोगों ने स्वागत किया है।
खरसाली में मां यमुना का दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। कुमार विश्वास भी उनके साथ मौजूद रहे। पर जैसे नदियां एक सिंधु में मिलती हैं, वैसे हम सब हिंदुओं की जातियां जरूर अलग अलग हों, पर हम सब हिंदू एक हों। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए तन मन हिंदू, रंग रंग हिंदू, हर घर हिंदू, हर हिंदुस्तानी हिंदू। खरसाली से पहले कथावाचक बाबा बागेश्वर उत्तरकाशी के गंगनानी पहुंचे थे। यहां उन्होंने गंगा पूजन किया। इसके बाद यात्रा का आगाज हुआ है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति और अध्यात्म के संदेश को जन जन तक पहुंचाना है। पहले इस यात्रा की शुरुआत दिल्ली के छतरपुर से होनी थी, मगर अब इसमें बदलाव किया गया। उत्तरकाशी का गंगनानी वही पवित्र स्थल है जहां मां गंगा और यमुना का संगम माना जाता है। यात्रा की शुरुआत गंगा पूजन से हुई। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा। आदि कैलाश यात्रा ने बीते सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलम यह है कि पहली बार सैलानियों की संख्या 34,000 के पार पहुंची है। ऐसे में यहां आयोजित हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन ने इस इलाके को नई पहचान दी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में ये इलाका पर्यटन के नक्शे में तेजी से अपनी पहचान बनाएगा। देखिए। साल 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी आदि कैलाश पहुंचे थे। इसी के साथ ये इलाका देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चाओं के केंद्र में आया था। आलम यह है कि पीएम मोदी के दौरे के बाद यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अपर हिमालय में मौजूद आदि कैलाश और ओम पर्वत को देखने के लिए साल दर साल सैलानी पहुंच रहे हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार सैलानियों का आंकड़ा 34,000 के पार पहुंचा है। धार्मिक पर्यटन के बतौर स्थापित हो चुके आदि कैलाश को अब साहसिक खेलों का केंद्र बनाने का भी प्लान तैयार हो रहा है, जिसका आगाज अल्ट्रा मैराथन के जरिए हुआ है। 2025 में नवंबर के महीने में लगभग 33,245 लोग आदि कैलाश का विजिट कर चुके हैं। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर पूरे उत्तराखंड में रिवर्स माइग्रेशन हुआ है तो इन वैलीज में हुआ है। 2022 में आदि कैलाश पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या सिर्फ 1757 थी, जबकि 2023 में ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ 10,000 के पास पहुंचा था। पीएम मोदी के दौरे के बाद बीते साल इस आंकड़े में और तेजी से उछाल आया। साल 2024 में यहां पहुंचने वाले सैलानियों की संख्या 29,000 के पार पहुंची थी, लेकिन इस बार बीते सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। अब तक आदि कैलाश यात्रा में 34,000 से ज्यादा यात्री शामिल हो चुके हैं। सैलानियों की संख्या में आया उछाल बॉर्डर के गाँव को रोजगार भी मुहैया करा रहा है। ये बात अलग है कि अभी भी इस इलाके को बिजली और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की दरकार है। अदरवाइज वहाँ तक का रूट काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक चीज़ है, आप जब पहुँचते हैं आदि कैलाश, वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ की जो खूबसूरती है, वो इतना मन को मोह लेती है कि जितनी भी आपको थकान लगी हो, आप दुनिया के किसी भी कोने से आए हो, आपको बहुत रिलैक्सिंग फील कराएगी। हम होम स्टे संचालन कर रहे हैं तो मतलब अपने जनरेटर के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हमारे काफ़ी खर्चाई होती है, क्योंकि जनरेटर एक मशीनरी चीज़ है, वो कब खराब हो जाए कोई हमें पता नहीं ऐसे जगहों में। और ऐसे हम स्वास्थ्य की सुविधा है। लिपुलेख बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क रोड बनने के बाद यहाँ की राह काफ़ी आसान हुई है। यही वजह है कि देश दुनिया के सैलानी भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। अब ज़रूरत है तो सुविधाओं का वो ढांचा खड़ा करने की जिसकी दरकार पर्यटकों को हमेशा रहती है, ताकि सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भी राहत मिल सके। और आदि कैलाश यात्रा में जिस तरीके से उछाल आ रहा है, उससे निश्चित तौर पर जो बॉर्डर के हमारे गांव है, गुंजी है, कूटी है, नाभी है, वहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज 18, आदि कैलाश, पिथौरागढ़। खबरें जारी हैं, अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुड़की के पनियाला रोड पर आम के बाग में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जांच जारी है। पौड़ी पुलिस ने एक नशा तस्कर को करीब 2.5 लाख रुपए की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। विकास नगर में पुलिस ने कुल्हाल बॉर्डर को सीज कर दिया है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस की ओर से प्रस्तावित हरिद्वार कूच के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। चमोली में फिर से मौसम बदल गया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई है, जबकि निचले इलाकों में ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट हुई। नैनीताल में गुरु नानक जयंती मनाई गई। गुरु के बताए रास्तों पर चलने की लोगों से अपील की गई। सैनिकों का सम्मान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। पिथौरागढ़ में राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्कूली छात्रों ने देशभक्ति पर आधारित नाटक प्रस्तुत किए। राज्य स्थापना की रजत जयंती पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की 25 सालों की विकास यात्रा के बारे में जानकारी दी है। चंपावत में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने रीठा साहिब का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रकाश पर्व के मौके पर दरबार साहिब में मत्था टेका। रुड़की में बीजेपी ने सम्मेलन किया। इस दौरान सभी से स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने की अपील की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून के थानों के स्थित लेखक गांव में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2025 के समापन सत्र में हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखक गांव समाज को दिशा देने वाले विचारों और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये महोत्सव नई सृजन यात्रा की शुरुआत है। धामी ने बताया कि राज्य सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। साहित्य भूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के माध्यम से साहित्यकारों को सम्मानित किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी जारी है। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से बद्रीनाथ धाम ढक गया है। पहाड़ों में मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जताया था, जो कि सही साबित हुआ। धाम में बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है। जय बद्री विशाल, भगवान नारायण सभी भक्तों का कल्याण करे। ये झमाझम बर्फबारी। और केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है। धाम में 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। बर्फबारी से पूरी केदार घाटी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रुद्रप्रयाग के नरकोटा गांव में इन दिनों रामलीला का मंचन किया जा रहा है। पिछले 6 दशकों से गांव में रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और रामलीला को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। रामलीला के कलाकार खुद ही गायन और मंचन करते हैं। विकास नगर में वन विभाग के कर्मचारी काफी अलर्ट हैं और जंगल में गश्त कर रहे हैं। दरअसल ठंड का मौसम शुरू होते ही आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटनाएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में वन विभाग अलर्ट मोड पर है और आरक्षित वन क्षेत्र में शिकार की घटनाओं की संभावना को देखते हुए वन विभाग की टीम दिन रात 24 घंटे गश्त कर रही है। साथ ही वन विभाग ने लोगों से भी अपील की है कि वन्य जीवों को बचाने में सहयोग करें। है और शीतकालीन में जो है वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु उच्च स्तर से भी हमको जो विशेष निर्देश दिए गए हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं स्थानीय जनता से भी अपील करूंगा कि वन्य जीवों का शिकार जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो दंडनीय अपराध है। देहरादून में प्रदेश का पहला ऐसा डॉग शेल्टर बनने जा रहा है जहां पर एग्रेसिव डॉग्स को सजा दी जाएगी। उन्हें खाना पीना तो दिया ही जाएगा, लेकिन उनकी आज़ादी छिन जाएगी। देखिए रिपोर्ट। देहरादून नगर निगम अब उन स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम कसने जा रहा है जो शहर में लोगों पर हमला करते हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक हो गया है। नगर निगम ने इसके लिए राज्य का पहला डॉग शेल्टर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। देहरादून के शंकरपुर में बनने वाले इस शेल्टर का काम जल्द शुरू होने जा रहा है। फीडिंग स्पॉट्स और अब शेल्टर को लेकर भी इन दोनों के अनुपालन के लिए तैयारी की जा रही है और नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी फीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करते हुए चिन्हीकरण किया जा चुका है।
शेल्टर को लेकर जो अभी निर्देश प्राप्त हुए हैं उस क्रम में भी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और जो पशु चिकित्सा विभाग की टीम है नगर निगम की, वो तुरंत मौके पर आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि कितना हमें क्या क्या व्यवस्थाएं देनी होंगी। उन व्यवस्थाओं के अनुरूप इसको जल्दी धरातल पर उतारा जाएगा। यानी अब इंसानों की तरह डॉग्स को भी सजा मिलेगी। डॉग्स इन शेल्टर में रहेंगे जहां भोजन पानी मिलेगा, लेकिन उनकी घूमने फिरने की आज़ादी छिन जाएगी। इन डॉग्स को शेल्टर में तब तक रखा जाएगा जब तक उनका व्यवहार सामान्य नहीं हो जाता। सजा से पहले डॉग की पूरी जांच होगी, बिना जांच के उन्हें नहीं रखा जाएगा। नगर निगम की एक स्पेशल कमेटी डॉग्स के व्यवहार की जांच करेगी और फिर उसकी सिफारिश के बाद डॉग्स को शेल्टर भेजा जाएगा।